हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपिटल एसेट्स के ऊपर। कैपिटल एसेट्स इनकम टैक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कैपिटल गेन निकालने के लिए सबसे पहले हमें कैपिटल एसेट्स क्या होता है ये पता होना चाहिए, तो उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स कि कैपिटल एसेट्स क्या होता है ये देखते हैं। तो लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। तो इस पूरी लाइन में अगर हमें ध्यान से देखें तो 3-4 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी हेल्ड बाय असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। तो हमें यह देखना है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो कि असेसी के पास है, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो। अब ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी मींस असेट। कोई भी असेट जो कि असेसी के पास है और असेसी उसका ओनर है। अब वो एसेट अगर बिजनेस से कनेक्टेड है तो भी वो कैपिटल एसेट्स है, और अगर वो बिजनेस से रिलेटेड एसेट्स नहीं है तो भी वो कैपिटल एसेट्स है। यानी असेसी के द्वारा ओन किए गए सभी एसेट्स कैपिटल एसेट्स होते हैं। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि कोई भी एसेट अगर असेसी के पास है, प्रॉपर्टी मींस असेट, कोई भी एसेट अगर असेसी के पास है तो वो कैपिटल एसेट होगा, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो। बिजनेस से रिलेटेड है तब भी कैपिटल एसेट, और बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो भी कैपिटल एसेट। तो इस कैपिटल एसेट की डेफिनेशन का जो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं उससे हमें यह पता चल गया कि जितने भी एसेट्स होते हैं वो सारे के सारे कैपिटल एसेट्स होते हैं, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर ना हो। देखिए, कुछ बिजनेस के एसेट्स होंगे तो उसको हम कहेंगे कैपिटल एसेट्स, कुछ हमारे पर्सनल एसेट्स भी होते हैं तो वो भी कैपिटल एसेट्स ही कहलाते हैं। तो सिंपल सी बात है, कैपिटल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर रिलेटेड टू बिजनेस और आर पर्सनल एसेट्स आर ऑल्सो कैपिटल एसेट्स। यानी सभी एसेट्स, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड एसेट्स हो या चाहे पर्सनल एसेट्स हो, सभी एसेट्स कैपिटल एसेट्स होते हैं। चलिए दूसरा बोलता है एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सिक्योरिटीज मींस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, और ये हेल्ड कर रखा है। किसने हेल्ड किया है? FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यानी ऐसा इन्वेस्टर जो किसमें इन्वेस्ट कर रहा है? सिक्योरिटीज पे। कौन सी सिक्योरिटी? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड, सारे जितने भी इस टाइप के सिक्योरिटीज हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। और ये जो इन्वेस्टर है वो कहाँ का है? फॉरेन का। यानी अगर कोई फॉरेन का इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करता है शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स में, एज पर सेबी की जो रेगुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंग, तो ये जो इतने भी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स है वो भी कैपिटल एसेट्स में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, चलिए ये भी आपने समझ लिया। तो अभी तक ये 2 पॉइंट्स पढ़ के हमें ये समझ में आ गया कि कैपिटल, अगर मैं बोलूं कि कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं तो आप कहेंगे कि सभी एसेट्स कैपिटल एसेट्स होते हैं। सभी एसेट्स कैपिटल एसेट्स होते हैं, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर ना हो। सारे के सारे एसेट्स, जितने भी एसेट्स अभी तक आपने पढ़े हैं, सुने हैं, वो सभी कैपिटल एसेट्स होते हैं। फिर एक बात ये भी कही गई कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सिक्योरिटीज हेल्ड किया हुआ है वो सारी सिक्योरिटीज भी कैपिटल एसेट्स होती है। और आइए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। लो भी, इंश्योरेंस पॉलिसी, कैसी इंश्योरेंस पॉलिसी? जो कि यूनिट लिंक्ड है, टू विच एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010D डज नॉट अप्लाई। तो 1010D में क्या होता है? मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट होती है। इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी 1010D में एग्जेम्प्ट होती है। तो अगर कोई ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है, इंश्योरेंस यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसकी मैच्योरिटी 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं है, तो उस केस में ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी को भी हम कैपिटल एसेट ही मानेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है हमारी कैपिटल एसेट की। तो अगर आप ये तीनों चीजों को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ऐसा कोई एसेट बचा नहीं जो कैपिटल एसेट ना हो। कैपिटल एसेट में सारे मूवेबल एसेट्स भी आ गए, इमूवेबल एसेट्स है वो भी आ गए, सारे टेंजिबल एसेट्स है वो भी आ गए, और सारे इनटेंजिबल एसेट्स है वो भी आ गए। यानी कैपिटल एसेट्स में सभी एसेट्स। तो ऐसे तो कोई भी चीज अगर आप सेल करोगे तो उस पर कैपिटल गेन निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल एसेट्स जब भी बिकता है तो उसमें तो कैपिटल गेन निकलता है। तो अगर आप कोई भी चीज बेचोगे कैपिटल गेन निकल जाएगा, ये तो गलत होगा। फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर आप सेल करते हो तो उस पर कैपिटल गेन नहीं निकलता, उस पर या तो बिजनेस की इनकम निकलती है या फिर कोई इनकम निकालते भी नहीं है।
तो अगर हम सिर्फ इस डेफिनेशन की बात करें तो इस डेफिनेशन से तो ऐसा लगता है कि जितने भी एसेट्स हैं वो सारे एसेट्स कैपिटल एसेट्स हैं। तो अगर सभी एसेट्स को हम कैपिटल एसेट बना दें तो उन सभी के सेल पे हमें कैपिटल गेन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल गेन कैलकुलेट ही जब होता है जब कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमें लग रहा है अभी तक कि सभी एसेट्स कैपिटल एसेट्स होते हैं। जितने भी आपने एसेट्स होल्ड कर रखे हैं, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो चाहे आपके पर्सनल एसेट्स है, सारे कैपिटल एसेट्स हैं। कोई भी सिक्योरिटीज अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने होल्ड कर रखा है वो भी कैपिटल एसेट्स है। इंश्योरेंस पॉलिसी अगर यूनिट लिंक्ड है और 10(10)(d) का उस पर एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा तो वो भी कैपिटल एसेट्स है। तो ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें, सारी इन्वेस्टमेंट, सारे एसेट्स हमारे कैपिटल एसेट्स कहलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ इसके एक्सेप्शन है, यानी ऊपर लिखी गई सारी बातें अगर हम देखें तो सारे एसेट्स कैपिटल एसेट्स हैं। तो हम कैसे बाइफिकेट करेंगे कि क्या कैपिटल एसेट है और क्या नहीं है? तो अब हम वो चीज बताने जा रहे हैं जिससे हमें पता चलेगा क्या क्या चीजें कैपिटल एसेट नहीं होती है। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग assets are not capital asset। यानी नीचे लिखे गए एसेट्स कैपिटल एसेट्स नहीं होते। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड हमारा कैपिटल एसेट नहीं होता। क्या रीजन है? देखिए, अगर आप स्टॉक को भी कैपिटल एसेट मानेंगे तो फिर जब भी स्टॉक बिकेगा आपको कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा, और अगर हम स्टॉक पे भी कैपिटल गेन निकालेंगे तो बिजनेस की इनकम कैसे निकलेगी? क्योंकि स्टॉक के सेल पे हम बिजनेस की इनकम निकालते हैं, इसीलिए स्टॉक को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया कि भैया स्टॉक हमारा कैपिटल एसेट नहीं होता। तो इसीलिए जब भी स्टॉक बिकता है तो बिजनेस की इनकम निकलती है, कैपिटल गेन नहीं कैलकुलेट किया जाता। तो सबसे पहला एसेट जिसपे हम कैपिटल गेन नहीं निकालते वो है स्टॉक इन ट्रेड, यानी स्टॉक इन ट्रेड हमारा कैपिटल एसेट नहीं होता। इसकी सेल जब भी होगी तो हम कैपिटल गेन नहीं निकालेंगे। तो स्टॉक को बेचते समय हम कौन सी प्रॉफिट और कौन सा गेन निकालते हैं? बिजनेस का इनकम निकालते हैं। ठीक है ना, कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होता। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि स्टॉक हमारा कैपिटल एसेट होता ही नहीं है। दूसरा, एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया। एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, तो अगर किसी के पास कृषि की जमीन है, खेती की जमीन है, कृषि करने के लिए अगर किसी के पास जमीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है, तो वो कैपिटल एसेट नहीं होगा। लेकिन ध्यान से देखिए, ये एग्रीकल्चरल लैंड होना कहां चाहिए? रूरल एरिया। यानी रूरल एरिया में, गांव में खेती की अगर जमीन है किसी के पास तो वो कैपिटल एसेट नहीं होता। लेकिन अगर यही एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन एरिया में हो तो क्या वो कैपिटल एसेट माना जाएगा? जी बिल्कुल, वो कैपिटल एसेट माना जाएगा। यानी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड इज अ कैपिटल एसेट। यहां पे जो मैंने लिखा है वो लिखा है एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, यानी अगर रूरल एरिया में एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो कैपिटल एसेट नहीं होगा। और अगर ऐसा एग्रीकल्चरल लैंड कोई सेल करता है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड सेल करता है, तो उस पर कैपिटल गेन भी कैलकुलेट नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड रूरल एरिया वाला जो है उस पर कैपिटल गेन इसलिए कैलकुलेट नहीं होता क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही नहीं होता। कोई भी एसेट अगर कैपिटल एसेट नहीं है तो उस पर कभी भी कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा। तो एग्रीकल्चरल लैंड अगर रूरल एरिया वाला है तो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन एरिया का है तो तब हम उसको कैपिटल एसेट मानते हैं। तो भैया ये अर्बन एरिया का एग्रीकल्चरल लैंड है या रूरल एरिया का एग्रीकल्चरल लैंड है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए, इसके लिए लिखा गया है कि आप उस एरिया की म्युनिसिपैलिटी को देखिए। हर एरिया म्युनिसिपैलिटी या फिर आर्मी के द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसको कैंटोनमेंट बोर्ड भी कहा जाता है। तो आप हर एरिया की म्युनिसिपैलिटी देखिए और वहां की पॉपुलेशन चेक करिए। अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो उसको हम अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कहेंगे।
यानी आपका एग्रीकल्चर लैंड उस एरिया में सिचुएटेड है जहां की म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, तो उस केस में हम उसको अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कहेंगे। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कब माना जाएगा कि ऐसा एरिया, ऐसा लैंड जो कि उस म्युनिसिपैलिटी के अंदर आ रहा है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है, तभी हम उसको रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहेंगे। तो ये तो हो गया कि चलिए ठीक है, अर्बन लैंड के आसपास का एरिया भी क्या अर्बन एरिया कहलाता है। यानी अर्बन लैंड है, सपोज कोई एक एरिया है, ये अर्बन एरिया है, तो इसके आसपास का एरिया जो है, इसके नियर बाय एरिया है, क्या ये भी अर्बन एरिया में काउंट होगा या इसको रूरल मानेंगे, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन 10,000 से सपोज ज्यादा है। तो देखिए इसमें डिपेंड करेगा पॉपुलेशन के ऊपर कि अगर मान लीजिए नियर बाय एरिया, अगर इस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन है अप टू 1 लाख, अगर इसकी पॉपुलेशन है, एरिया की जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी पॉपुलेशन है मोर देन 10,000, 10,000 से ज्यादा है, क्योंकि 10,000 से नीचे तो रूरल होगा, तो 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख के बीच में, तो उस केस में इसके 2 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसको भी हम अर्बन एरिया मानेंगे। यानी ये एरिया अगर हमारा अर्बन एरिया है और इसकी पॉपुलेशन 1 लाख के अंदर, 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख से कम है, तो इससे 2 किलोमीटर रेडियस तक का एरिया भी अर्बन एरिया माना जाएगा। इसी के साथ अगर पॉपुलेशन 1 लाख से तो ज्यादा है और 10 लाख के बीच है, 1 लाख से ज्यादा है और 10 लाख के बीच है, तो उस केस में जो रेडियस है वो और बड़ा हो जाएगा और हम 6 किलोमीटर तक का एरिया अर्बन एरिया मानेंगे। यानी अगर यहां पे पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है और 10 लाख के बीच में है, तो उस केस में 6 किलोमीटर का नियर बाय एरिया भी अर्बन एरिया में ही काउंट किया जाएगा। और इस एरिया में अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड है तो उसको भी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड ही हम कहेंगे। इसी के साथ ये कहा गया कि अगर सपोज किसी म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा है, तो उस केस में नियर बाय एरिया 8 किलोमीटर तक का अर्बन एरिया ही माना जाएगा। तो ये है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम नियर बाय एरियाज को अर्बन एरिया या रूरल एरिया में कन्वर्ट करते हैं कि अगर म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन बिलो 10,000 है तब तो वो रूरल है, अगर 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख के अंदर है तो नियर बाय एरिया में भी 2 किलोमीटर तक का एरिया अर्बन ही माना जाएगा। अगर ये अर्बन एरिया है और इसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है और 10 लाख से कम है, तो उस केस में नियर बाय 6 किलोमीटर का इसका एरिया, जो इसके बॉर्डर से 6 किलोमीटर का एरिया है, वो भी अर्बन एरिया माना जाएगा। और अगर यहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा है, यानी इस अर्बन एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा है, तो इस केस में 8 किलोमीटर तक का एरिया जो उससे अटैच्ड है, उसके बाउंड्री से अटैच्ड है, वो भी अर्बन लैंड ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा अर्बन लैंड की डेफिनेशन। और जो भी लैंड उसके अंदर आएगा, वो जो भी एग्रीकल्चरल लैंड इस एरिया के अंदर आएगा, वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड माना जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये किस तरीके से अर्बन या रूरल डिसाइड किया जाता है। मेन हमारी बात ये है कि एग्रीकल्चरल लैंड अगर रूरल एरिया में है तो वो कैपिटल एसेट नहीं होता, और जब भी हम उसका सेल करेंगे तो उस पर कैपिटल गेन भी नहीं निकलेगा। तो 2 चीजें हमने डिस्कस कर ली। एक हमने कहा कि स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होता, और दूसरा हमने कहा कि एग्रीकल्चरल लैंड रूरल एरिया वाला भी कैपिटल एसेट नहीं होता। चलिए तीसरा देखते हैं। स्टॉक इन ट्रेड एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया। तीसरा, पर्सनल मूवेबल असेट्स, यानी जितने भी पर्सनल मूवेबल एसेट्स हैं वो भी हमारे कैपिटल एसेट्स नहीं होते। अच्छा, यानी जितने भी पर्सनल एसेट्स हैं वो हमारे कैपिटल एसेट्स नहीं होते। देखिए हमने स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन पढ़ा था कैपिटल एसेट का, तो उसमें हमने बोला था कोई भी एसेट, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या पर्सनल एसेट्स हो, वो सभी एसेट्स कैपिटल एसेट्स होते हैं।
लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि पर्सनल एसेट्स कैपिटल एसेट्स नहीं होते। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, इसके साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है मूवेबल, यानी इसने सारे पर्सनल एसेट्स कैपिटल एसेट्स नहीं होते, ऐसा नहीं कह रहे हैं हम यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पर्सनल मूवेबल कैपिटल एसेट्स नहीं होते। इसका मतलब यह है कि वो सभी एसेट्स जो कि पर्सनल है और मूवेबल है उनको हम कैपिटल एसेट्स नहीं मानेंगे। लेकिन एसेट्स अगर पर्सनल हो लेकिन इमूवेबल हो, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, और मैं पर्सनल यूज कर रहा हूं लैंड बिल्डिंग का, तो ये एक पर्सनल एसेट है और इमूवेबल एसेट भी है, तो क्या ये कैपिटल एसेट माना जाएगा? जी बिल्कुल। पर्सनल इमूवेबल एसेट्स तो कैपिटल एसेट्स होते हैं, लेकिन पर्सनल मूवेबल एसेट्स कैपिटल एसेट्स नहीं होते। तो वो जितने भी एसेट्स अगर आप अपने घरों में देखोगे वो सारे पर्सनल मूवेबल एसेट्स हैं। जितने भी फर्नीचर देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स देख लो, जो भी आपके घर में हो, बाइक देख लो, कार देख लो, फैन देख लो, बेड देख लो, फ्रिज देख लो, ये सारे के सारे पर्सनल मूवेबल एसेट्स हैं। और पर्सनल मूवेबल एसेट्स को भी हमने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। इसका मतलब जब भी कोई पर्सनल मूवेबल एसेट्स अगर आप बेचते हो तो उस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं किया जाता। ठीक है, तो पर्सनल मूवेबल एसेट्स भी कैपिटल एसेट्स नहीं होते। लेकिन इस पॉइंट का एक्सेप्शन भी है। कुछ ऐसे पर्सनल मूवेबल एसेट्स हैं जिनको हम कैपिटल एसेट्स मानते हैं। तो देखिए वो कौन से हैं, तो बात करते हैं ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, एनी वर्क ऑफ आर्ट। तो वैसे तो पर्सनल मूवेबल एसेट्स कैपिटल एसेट्स नहीं होता, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। यानी अब वो एक्सेप्शन क्या है, ये सारे जो एसेट्स मैंने लिखे हैं, यानी ये सारे एसेट्स पर्सनल एसेट्स भी हैं और मूवेबल भी है। ज्वेलरी हो, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, स्कल्पचर्स हो, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस हो, या फिर कोई वर्क ऑफ आर्ट आपके पास है तो ये सारे के सारे एसेट्स पर्सनल यूज हो रहे हैं और ये मूवेबल भी है, लेकिन फिर भी आप इसको कैपिटल एसेट मानेंगे। वैसे तो पर्सनल मूवेबल एसेट्स कैपिटल एसेट्स नहीं होते, लेकिन जो एसेट्स यहां पे एक्सेप्शन में लिखे गए ये सारे के सारे एसेट्स कैपिटल एसेट्स माने जाते हैं। तो जब भी ये एसेट सेल होगा तो इस पे कैपिटल गेन भी निकलेगा। तो ज्वेलरी, अब ये ज्वेलरी की बात क्या आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात हो रही है? नहीं, ज्वेलरी मींस ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मींस गहने मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और अदर प्रेशियस मेटल्स या फिर मेटल अलॉयज। कहने का मतलब है ज्वेलरी का मतलब ऐसे ज्वेलरी जो कि प्रेशियस मेटल से बने हैं, गोल्ड से बना है, सिल्वर से बना है, प्लेटिनम से बना है, या फिर इनके मिक्स से बना है, किसी महंगे मेटलों के मिक्स से बना है। तो प्रेशियस मेटल से बने हुए सारे ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी कहलाते हैं। इसी तरीके से स्टोन्स, रत्न जिसको हम कहते हैं, स्टोन्स सेमी प्रीसियस हो या प्रेशियस स्टोन्स हो, किसी भी तरीके से आपने रखा हो, हेल्ड इन एनी मैनर, आपने कहीं पे किसी ड्रेस में लगा के रख रखा हो, किसी फर्नीचर में अटैच करा रखा हो, ज्वेलरी के फॉर्म में आपने उसको रख रखा हो, ब्रेसलेट में लगा रखा हो, तो प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स किसी भी तरीके से रखें ज्वेलरी मानी जाएगी। उसको सेल करेंगे तो कैपिटल गेन निकलेगा। इसी तरीके से ऑर्नामेंट्स अगर प्रेशियस या सेमी प्रेशियस मेटल्स के बने हो, यानी गोल्ड के, सिल्वर के, प्लेटिनम के, या फिर इन सभी के मिक्स से बना हो, तो इस केस में ज्वेलरी, हम इसको ज्वेलरी मानेंगे और जब इसको हम सेल करेंगे तो इस पर कैपिटल गेन भी निकालेंगे। पेंटिंग, फेमस पेंटर्स की जो पेंटिंग्स होती है उनकी बात हो रही है। तो पेंटिंग्स अगर आपके घर में लगा है और आप उसको फर्दर बेचते हो तो ये एक पर्सनल मूवेबल एसेट्स है, लेकिन जब भी आप इसको बेचोगे तब इस पे कैपिटल गेन निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन में कवर है। ड्राइंग सेम चीज है, स्कल्पचर्स प्राचीन मूर्तियां, सोने चांदी की मूर्तियां, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन ये भी प्राचीन चीज है, और इसी तरीके का अगर कोई दूसरा वर्क ऑफ आर्ट है तो ये सारी चीजें एक्सेप्शन में कवर होती है, और जब भी इनको सेल किया जाता है तो इस पे कैपिटल गेन निकलता है। हालांकि ये सारे के सारे एसेट्स कैसे हैं? पर्सनल मूवेबल एसेट्स है, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर कैपिटल गेन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शन में कवर्ड है और इन सभी को हम कैपिटल एसेट मानते हैं। ठीक है, तो स्टॉक इन ट्रेड हो गया, एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया हो गया, पर्सनल मूवेबल एसेट्स हो गया।
चलिए फोर्थ देखते हैं, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, तो आजकल गोल्ड के बॉन्ड्स इशू कर दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर आप इन बॉन्ड्स को खरीदते हैं तो इस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, और ये इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है, सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है इसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट। तो अगर आपने गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स खरीदे हैं तो वो उसको भी हम कैपिटल एसेट्स नहीं मानते, क्योंकि देखो बॉन्ड्स जितने भी हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारे कैपिटल एसेट्स होते हैं। लेकिन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स ऐसा है जिसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानते। यानी अगर आप गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड लोगे और फर्दर आप इसको बाद में सेल कर दोगे तो उस पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उस पर आपको कैपिटल गेन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही नहीं होता। तो ध्यान से देखिए कि वैसे तो अगर हम देखें तो सभी एसेट्स कैपिटल एसेट्स होती है एज पर दी डेफिनेशन, क्योंकि उन्होंने ऊपर ही कह दिया था कि प्रॉपर्टी हेल्ड बाय दी एसएससी वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट। यानी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो कि एसएससी के पास है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे ना हो, वो सारे के सारे कैपिटल एसेट्स होते हैं। और प्रॉपर्टी मीन्स एसेट, एसेट मीन्स एनी मूवेबल एसेट, इमूवेबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। यानी मैं बात करूं सभी एसेट्स कैपिटल एसेट्स होते हैं उस डेफिनेशन से, तो पर्सनल एसेट्स भी और बिजनेस एसेट्स भी। उसके बाद कहा गया कि अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सिक्योरिटीज खरीदते हैं तो वो सिक्योरिटीज भी जितने भी उनके पास है वो सभी कैपिटल एसेट्स होते हैं। वैसे भी सारे सिक्योरिटीज कैपिटल एसेट्स होते हैं, जितने भी शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, सारी सिक्योरिटीज हमारे कैपिटल एसेट्स होते हैं। इसके साथ ये भी कह दिया कि इंश्योरेंस पॉलिसी भी अगर किसी के पास है तो वो भी कैपिटल एसेट्स है, लेकिन कैसी पॉलिसी होनी चाहिए, यूनिट लिंक्ड होना चाहिए और उसका जो मैच्योरिटी है वो 1010D में एग्जेम्प्ट ना हो। ऐसे वाले जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है उनको भी हम कैपिटल एसेट्स कहते हैं। तो हमें ऐसा लग रहा था कि अभी तक की सभी एसेट्स कैपिटल एसेट्स हैं, लेकिन उसके बाद एक लिस्ट आई जिसमें यह बताएगी क्या क्या एसेट्स जो ऐसे हैं जो कैपिटल एसेट्स नहीं होते। तो हमने इसमें देखा कि स्टॉक इन ट्रेड, यानी स्टॉक हमारा कैपिटल एसेट नहीं होता। दूसरा हमने देखा कि एग्रीकल्चरल लैंड अगर रूरल एरिया में है, रूरल एरिया वाला एग्रीकल्चर लैंड हमारा कैपिटल एसेट नहीं होता। अब ये रूरल एरिया कैसे डिसाइड करेंगे वो भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि अगर किसी म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 से कम हो तो वो रूरल है, और अगर सर 10,000 से ज्यादा है तो फिर वो अर्बन है। और उस एरिया के अंदर जो भी लैंड आ रहा होगा एग्रीकल्चर लैंड वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। फिर अब अगर कोई अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसके ऊपर हमारा कैपिटल गेन निकलता है। एग्जेम्पशन मिली हुई है सिर्फ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड के केस में, ठीक है। इसके साथ आपने फिर पढ़ा कि पर्सनल मूवेबल एसेट्स, पर्सनल मूवेबल एसेट्स कैपिटल एसेट्स नहीं होते, लेकिन फिर उसके बाद आपने ये भी देखा कि इसके कुछ एक्सेप्शन है कि वैसे तो पर्सनल मूवेबल एसेट्स कैपिटल एसेट्स नहीं होते, लेकिन ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस और वर्क ऑफ आर्ट, ये कुछ ऐसे पर्सनल मूवेबल एसेट्स हैं जो कि एक्सेप्शन में कवर होने की वजह से कैपिटल एसेट माने जाते हैं। और फिर हमने लास्ट में पढ़ा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, यानी गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स भी हमारा कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। तो ये हमने पढ़ लिया पूरा का पूरा कि कैपिटल एसेट क्या होता है और इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने कैपिटल एसेट को पूरा एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ। थैंक यू।